जी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों से। हाँ जी। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक, सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद फ्लो चार्टिंग क्या होती है। तीसरा टॉपिक होगा इफ एल्स स्ट्रक्चर और लॉजिकल ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं या जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, उनमें आपने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा है। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जरा मैं आपको एक डायग्राम की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखें जरा, आपको ये दिखाई दे रही है कि स्टार्ट है S1 S2 इन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 और एंड है। यानी आप क्या करते थे कि आपने कल जो प्रोग्राम लिखे थे उसमें आपने देखा था कि आपका जो कंट्रोल होता था वो पहले पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, फिर दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, फिर तीसरी स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद एंड हो जाता था। एक मिनट, ये किसको इशू आ रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आ रही कि आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं वो एक सीक्वेंशियल स्टेटमेंट थी, यानी कंट्रोल एक तरफ से आता था और उसके बाद आप कंटिन्यूसली तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था और एंड बाहर चला जाता था। इसमें यह होता था कि कोई भी स्टेटमेंट ना तो स्किप होती थी, ना ही वो दो दफा एग्जीक्यूट होती थी। हर स्टेटमेंट ने एक ही बार एग्जीक्यूट होना होता था और एक ही बार यानी उसने बाहर चला जाना होता था। ठीक है, ये थी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट जो अभी तक आपने पढ़े हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल स्ट्रक्चर है या कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें ये होता है, कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले कंट्रोल आता है आके आपकी कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो जो उसके क्रॉसपॉन्ड स्टेटमेंट होती हैं वो उसको चला देता है और कंट्रोल एंड हो जाता है। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो फिर आपके जो क्रॉसपॉन्ड फॉल्स की क्रॉसपॉन्ड होती है ना स्टेटमेंट, वो चला देते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके जो मार्क्स हैं 40% हैं, ठीक है, तो आप पास हैं, अगर वरना आप फेल हैं। तो देखें, पहले कंट्रोल आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि अगर आपके मार्क्स 40 हैं या 40 से ज्यादा हैं तो आप पास वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर आपके मार्क्स 40 या 40 से कम है तो फेल वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक है, तो यानी अब हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर से बाहर निकल के कंडीशनल स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं। लूप भी कहते हैं ना सर इसको? नहीं, लूप नहीं कहते इसे। ठीक है, इसे कंडीशनल स्टेटमेंट ही आप लोगों ने बोलना है। लूप हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जरा हैंडआउट्स की तरफ आए, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। यानी फर्ज करके ये हमारी आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ये बात हो जाती है, जब आप बाजार जा रहे हैं, आप घर वाले कहते हैं कि जी अगर आपकी जो मिल्क की शॉप है अगर वो ओपन है तो आप 1 लीटर दूध ले आइएगा। ठीक है, अब देखें इसमें कंडीशन आ गई, अगर शॉप ओपन है, अगर शॉप ही ओपन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वैसे वापस आ जाएंगे। तो इसमें ये कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें कोई भी ऐसी शर्त आ जाए उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, या आप जरा इसको देखें, हम आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर एक और मिसाल ले लेते हैं कि क्रिकेट टीम है। हम कहते हैं कि एक ऐसा आदमी जो जिसकी हाइट 6 फीट होगी उसको हम क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाएंगे, या उसका वेट है वो 60 kg से ज्यादा होगा तो हम उसको क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाएंगे। तो यहाँ ये क्या है, ये कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है।
ऐसी स्टेटमेंट यहाँ कंडीशन आ जाए उसको डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये सारी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए सी के अंदर। अगर यही चीज आपको प्रोग्रामिंग में कंडीशन लगानी पड़ जाए कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 हैं तो वो पास हैं वरना फेल हैं, अगर स्टूडेंट की जो हाइट है वो 6 फीट है तो वो हमारी क्रिकेट टीम का हिस्सा होगा। तो यहाँ आप क्या करते हैं, अगर एक लफ्ज है अगर, अगर ये है तो ये करो। तो आपको पता है इंग्लिश में अगर की जो हम करते होते हैं वो इफ बोलते होते हैं। इफ कंडीशन इज ट्रू देन कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट जो आपकी ट्रू कंडीशंस के हैं वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है वो स्टेटमेंट जो आपकी फॉल्स कंडीशंस के कॉरस्पॉन्ड है वो एग्जीक्यूट होगी। तो हम इफ स्टेटमेंट का सहारा लेंगे अपने सी लैंग्वेज के अंदर इसको कंपाइल करने के लिए। जरा देखें इसको लिखने का क्या तरीकाकार होगा, यानी इसका सिंटैक्स क्या होगा। आप सबसे पहले इफ कीवर्ड लिखा करेंगे। कीवर्ड आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि वो वर्ड्स, ठीक है, वो अल्फाज जो डेवलपर ने एक प्री डिफाइंड मीनिंग, ठीक है, कर दिए होंगे, यानी जिनका मतलब और मफहूम पहले से ही बयान कर दिया गया है कि ये जो अल्फाज हैं ये फला मकसद के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करने हैं, इसके अलावा इनको किसी और मकसद के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं या रिजर्व वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इफ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद इंट है, फ्लोट है, चार है, अभी तक हमने ये कीवर्ड्स पढ़ लिए हैं, डबल है, लॉन्ग है। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ये तकरीबन 32 के लगभग हैं आपकी सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स। तो इंशाल्लाह आप साथ साथ देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ये कीवर्ड्स हैं, ये ऐसे ही इस्तेमाल होने हैं जैसे डेवलपर ने लिख दिए गए हैं, और इनको हमेशा छोटी एबीसी में लिखना है, आपने बड़ी में नहीं लिखना। इफ, इफ लिखने के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं डालना, ये जरा ध्यान से देख लें आपने। और कंडीशन लिखनी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है कि मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं या लेस देन 40 हैं वगैरह वगैरह, या दूध की दुकान ओपन है, या स्टूडेंट का जो वेट है वो 60 kg से ज्यादा है, और उसके बाद स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। ठीक है, अगर तो एक स्टेटमेंट है तो फिर तो आप वैसे ही लिख देंगे, कोई मसला नहीं। अगर उस कंडीशन के क्रॉसपॉन्ड मल्टीपल स्टेटमेंट हैं, अगर उस कंडीशन के क्रॉसपॉन्ड मल्टीपल स्टेटमेंट हैं तो आप उनको ब्रेसेस के अंदर बंद करेंगे। अब देखें, यही हमारे पास था इफ, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन, अली हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट। अगर अली की हाइट 6 फीट से ज्यादा है, पैरेंथेसिस क्लोज, अली कैन बी अ मेंबर ऑफ टीम, तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। तो अली, अब आपको आ जाए, इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं, यही बात मैंने अभी रिपीट की है। इफ कंडीशंस, अगर वो मल्टीपल स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है कंडीशन के क्रॉसपॉन्ड, तो फिर आप उनको ब्रेसेस में बंद करेंगे, उसकी बॉडी बना देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अगर आप ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर जो पहले वाली स्टेटमेंट होती हैं वो ही एग्जीक्यूट होती हैं। जब हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख लेंगे। दूसरी जो नोट करने वाली बात है कि इफ कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाना आपने। ये दोबारा मैं फिर कह रहा हूं कि आपने इसके आखिर पे सेमीकोलन नहीं लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, लेकिन हाँ, जो स्टेटमेंट हैं उनके आखिर पे सेमीकोलन लगाना है। आपने नहीं लगाएंगे तो सेमीकोलन आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। पेपर के अंदर तो आपके पास डेव सीपीपी होना नहीं है कि आपको कोई प्रोग्राम आया, आपने चला के देख लिया और बाद में उसकी कोडिंग उधर पेस्ट कर दी। वहां तो आपने वर्ड के अंदर, यहाँ ही आपने एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर ही लिखना होता है प्रोग्राम। तो लिहाजा आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी क्लियर होनी चाहिए ताकि वहां कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आ जाए जी, ठीक। प्रोग्राम लिखते हैं हम। ठीक है, कि आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज आपको दी गई है। आपने बताना है कि इसके में कौन सा स्टूडेंट बड़ा है, कौन सा स्टूडेंट छोटा है। जाहिर बात है, जिसकी एज ज्यादा होगी वो बड़ा होगा, जिसकी एज छोटी होगी, कम होगी, वो छोटा होगा। तो ये पहली तो लाइनें आपने वैसे के वैसे लिख लेनी, ये तो आपको पता ही है। अब आपने दो स्टूडेंट्स की एज की बात हो रही है तो आप एक एज 1 ले लेंगे, एक एज 2 ले लेंगे, और इनकी टाइप इंट है। ठीक है,
और अब एज 1 को वैल्यू साइन कर दी हमने, एज 2 को भी वैल्यू साइन कर दी। देखें ये क्या हुआ था, यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हो रही है। डिक्लेरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि द प्रोसेस टू असाइन अ वेरिएबल नेम एंड टाइप, वेरिएबल को नाम और उसकी टाइप बता देना, ये कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये बात नोट कर लें, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, द प्रोसेस टू असाइन अ नेम एंड टाइप टू वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को नाम और उसकी टाइप बता देना, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है प्रोसेस टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देने का जो अमल होता है वो इनिशियलाइजेशन कहलाता है। अब हमने यहाँ इस लाइन में डिक्लेरेशन कर दी दो वेरिएबल की, यहाँ हमने उनको इनिशियलाइज कर दिया, उनको वैल्यू असाइन कर दी। अब कंडीशन लगाएंगे हम, इफ एज 1 ग्रेटर देन एज 2, इसका ये मतलब है कि जो आपका वेरिएबल है ना मेमोरी लोकेशन के अंदर एज 1, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है एज 2 की वैल्यू से, तो हम प्रिंट करवा देंगे सी आउट स्टूडेंट 1 इज ओल्डर देन स्टूडेंट 2। समझ आ गई इस प्रोग्राम की? हाँ जी। तो ये इस तरह इफ जो हमारा स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे हमने इफ के आगे आगे अपना एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो दूसरी बात यहाँ एक नोट करने वाली चीज है, हमारे पास एक नई चीज आई है, एज 1 ग्रेटर देन एज 2। ये जो ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आपने पीछे ऑपरेटर पढ़े थे पिछले चैप्टर्स के अंदर, आप तीसरे लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़े थे कि ऑपरेटर क्या थे, प्लस था, माइनस था, ज़रब था, तकसीम था और मॉडुलस ऑपरेटर था, जो रिमाइंडर ऑपरेटर भी आप लोगों ने बोला जिसको, ठीक है। ये वो ऑपरेटर हाँ थे, ठीक है, जो एक सिंपल आपके काम करते थे, ठीक है। अब आपके एक ऑपरेटर की और टाइप आप देखने जा रहे हैं जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर इनको बोलते हैं। कोई भी बंदा आपसे पूछ ले कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, आप कहेंगे कि जो लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऑल दीज ऑपरेटर आर रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ जी। देखें जरा, इनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे अपनी लैंग्वेज, अपना सी के अंदर। ये देखें ग्रेटर देन, ये अलजबरा के अंदर आपको पता है ग्रेटर देन कैसे लिखते हैं, और सी के अंदर भी बिल्कुल वैसे लिखना है। और एक्स ग्रेटर देन वाई, तो इसका मतलब है कि एक्स गया है इज ग्रेटर देन वाई। अब इक्वल, देखें मैथ के अंदर तो आप इक्वल ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था तीसरे लेक्चर के अंदर कि आपने भाई सी के अंदर डबल इक्वल लिखना है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है। जो x वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी, जो y वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी। यहाँ आपने मैथ वाली टर्म नहीं समझनी कि x बराबर है y के, ना ना ना। आपने ये क्या करना है कि जो x वेरिएबल, जो x मेमोरी सेल के अंदर जो वैल्यू है, जो y मेमोरी सेल के अंदर जो वैल्यू है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। देखें ये डबल साइन आपने मसावी यूज किया हुआ है, इसके दरमियान स्पेस नहीं है, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखें मैथ के अंदर तो आप ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं, लेकिन यहाँ कैसे लिखना है, ग्रेटर देन के आगे आपने मसावी डालना है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन है या वो उसके बराबर है। इसी तरह लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऐसे लिखने। मैथ के अंदर नॉट इक्वल टू, अलजबरा के अंदर आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ कैसे लिखते हैं, ये देखें एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स और आगे मसावी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू को ग्रेटर बराबर नहीं है। तो यहाँ ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई, लेकिन थोड़ा सा एक बात पे ध्यान दें कि ये जो डबल मसावी है ये इक्वल ऑपरेटर है, मैंने बोल दिया। तो यानी इसका मतलब होगा कि जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, जो राइट साइड पे वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन और उस तरह ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नोट करने वाली बात यह है कि ये दो सिंबल हमने यूज किए, इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। अगर आप स्पेस डालेंगे तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आप दोनों में एक सिंगल जो मसावी है और डबल मसावी में आपको फर्क याद रहना चाहिए। जो सिंगल मसावी है वो वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जो डबल मसावी हैं ये वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जब आप लिखेंगे x सिंगल मसावी 2, इसका ये मतलब है कि जो आपका x वेरिएबल है उसको अंदर 2 को इंसर्ट कर दो, यानी कि 2 को लो और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर डाल दो जिसका लेबल x है, ठीक है।
तो अगर आप लिखते हैं कि x डबल इक्वल टू, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो x के वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो 2 के बराबर है। ठीक है, ये चीज है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जरा चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट क्या है? जो फ्लो चार्ट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोग्राम की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप तस्वीरी खाका होता है किसी भी प्रोग्राम को, कि ये लो जी पहले क्या हो रहा है, फिर क्या होना है, फिर क्या होना है। ठीक है, तो इसको कोई भी बंदा आपसे पूछ ले कि फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है, तो आपने कहना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये किसी भी प्रोग्राम की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी फ्लो चार्टिंग कहलाती हैं। या जो आप क्या करते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यूज करते हैं, उसकी मदद से आप उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कैसे? मैंने आपको पहले भी डायग्राम दिखाई थी। ठीक है, जरा दोबारा फिर आ जाओ कि ये देखें, ये जो स्टेटमेंट को स्टार्ट करती होती हैं कि आप पहले स्टार्ट हुए, फिर स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट किया, स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट किया, स्टेटमेंट 3 को, और आप बाहर चले गए। ठीक है, दूसरे में अब आप जो काम स्टार्ट करने लगे, पहले कंडीशन आती है, हमेशा कंडीशन को डायमंड से रिप्रेजेंट करते होते हैं। कंडीशन आती है, तो कंडीशन अगर दुरुस्त होती है तो आपकी बुक पे आ जाए जरा। इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूट, और आप चले जाइए। ये सिंपल इफ स्ट्रक्चर है, हम ये अभी एल्स की बात नहीं कर रहे कि यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, वरना आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, बाहर चले जाओ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंडीशन के क्रॉसपॉन्ड है। अगर कंडीशन इज ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो आप लोगों ने देख लिया कि आपकी जो जितने भी ये कंडीशन स्टेटमेंट होंगी उनके अंदर जो ऑपरेटर इस्तेमाल होगा वो रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आपने रिलेशनल ऑपरेटर भी देख लिए। तो कैसे होते हैं कि यानी स्टार्ट होगा प्रोग्राम, देखिए स्टार्ट और एंड ये इससे होते हैं, ओवल से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट होगा इफ आमर एज ग्रेटर देन अमारा एज, अगर आमर की जो एज है वो अमारा एज से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, ये तो ये डिस्प्ले कर देंगे आमर इज ओल्डर देन अमारा, और ये आप उसके बाद स्टॉप की तरफ चले जाएंगे। अगर फर्ज करें ये कंडीशन ही फॉल्स होगी, यानी आमर की जो एज है वो हमारा एज से ज्यादा नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट स्टॉप की तरफ चले जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि देखें कि अगर तो हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो फिर तो ये स्टेटमेंट चल जाती है और हमें कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाता है। कि अगर स्टेटमेंट हमारी कंडीशन हमारी फॉल्स है तो फिर तो हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, यानी अगर आप पास हैं, आपके 40% मार्क्स हैं तो आप पास है। ठीक है, या आप दुकान ओपन थी, आपने 1 लीटर दूध ले आए, अगर दुकान बंद थी तो आप खाली हाथ आ गए। नहीं, आप बाजार गए हो, अगर दुकान खुली नहीं है तो तब भी आप कुछ ना कुछ लेकर आए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, अगर नहीं है तो फिर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। समझ आ गई है? तो ये नहीं कि बस आप मुंह उठा के बाहर आ जाओ। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ करके आओ। तो इसके लिए हम एक दूसरा जो इस्तेमाल करेंगे वो एल्स का है कीवर्ड। इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये काम करो। अगर आपके 40 या 40% मार्क्स हैं तो आप पास है, वरना आप फेल हैं। तो अब आप एल्स की तरफ आ जाए। ठीक है, कि अगर आपके ये कंडीशन दुरुस्त है तो ये काम करो। अच्छा जी, यहाँ ये प्रोग्राम भी बिल्कुल वही सिंपल इफ वाला लिखा हुआ है। मैं ऐसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये लाइनें तो आपको क्लियर है, ऐसे ही लिखनी है। देखें, दो वेरिएबल आपने, हमारे पास दो स्टूडेंट आमर और अमारा है। आमर एज एक का नाम रख लिया हमने, एक का अमारा एज रख लिया, दोनों की टाइप इंट है। अब आप सी आउट से कहते प्लीज इंटर आमर एज, और सी इन के जरिए आमर एज आपको समझ आ रही है ये प्रोग्राम की। ठीक है, प्लीज इंटर अमारा एज, और अमारा की एज इंटर करवा दी आपने। इफ आमर एज ग्रेटर देन अमारा एज, तो क्या है, सी आउट आमर इज ओल्डर देन अमारा। जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। हैश इंक्लूड यूजिंग, सर ये किसके लिए होता है? ये होता है कि जो पहले हमारे वर्जन होते थे ना, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एज लिखते थे हम, और आजकल के जो
आजकल के जो न्यू वर्जन है इसमें जो आपका ये नेम स्पेस हमारे पास आ गए हैं, इसमें आप क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हो इसको, ठीक है। ठीक, यानी कि सर कुछ नहीं लिखने की जरूरत है स्ट्रीम डॉट हाँ, एच। ये हम आगे जाके एक्सप्लेन उनको देखेंगे डिटेल से कि यूजिंग नेम स्पेस क्यों हमें इस्तेमाल करें, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ठीक। ये हम लेक्चर नंबर 9 के अंदर डिटेल से देखेंगे सारी चीजों को, मेन क्यों लिखते हैं और ये सारी चीजें। ठीक अब है। आपने यहाँ पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने, हमारे पास एक आमर एज वेरिएबल है, आमर अंडरस्कोर एज, ठीक है, और दूसरा कॉमा के जरिए हम हमारा हमारा अंडरस्कोर एज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सी आउट डबल कोट्स प्लीज इंटर आमर एज सेमीकोलन, और सी इन के जरिए आप किसमें आएगा, AMIR अंडरस्कोर एज। मैंने आपको बताया था जो स्पेलिंग डिक्लेरेशन टाइम यूज करने हैं वही आपने यूज करने हैं। प्लीज इंटर हमारा एज, हमारा एज दोनों एंटर हो जाएंगी। इफ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, आप दोनों कीवर्ड्स का कंपेयर करना है। AMIR आमर अंडरस्कोर एज के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अगर ग्रेटर देन है, ठीक, किससे, हमारा। हमारा एज से, जो वेरिएबल है हमारा एज, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे बड़ी है, ठीक है। तो क्या करें, ब्रेसेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आप आ जाएंगे सी आउट क्या लिखेंगे, आमर इज ग्रेटर देन अमारा, आमर इज ग्रेटर देन, हमारा। आमर बड़ा है हमारा, और ये ऐसे जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा। जरा मैं इसको सेव करता हूँ, CON में रख लेता हूँ, वैसे इसका नाम जो मर्जी नाम रखें, सॉरी कहता है ये रिजर्व विंडो के लिए है। क्या नाम इसका रख दें, कंडीशन। चलो न्यू रख देता हूँ, न्यू न्यू 1 रख देता हूँ। कंपाइल मैंने किया, कंपाइल हो रहा है, 0 एरर है। देखें new1.exe, देखें कहता है इंटर आमर एज, मैंने लिख दी 22, कहता है इंटर हमारा एज, मैंने लिख दी 33। अब देखिए आमर की जो एज है वो 22 है और हमारा की एज कितनी है, 33 है। जरा हमारे प्रोग्राम की तरफ चले तो यहाँ पे क्या था, जरा दोनों आपके सामने आ रही हैं। उसने कहा इफ आमर की जो एज है वो ग्रेटर देन हमारा एज है। अब आमर की एज तो 22 मैंने लिख दी और हमारा की एज 30, तो इसका मतलब आमर की एज तो ज्यादा नहीं है। देखें जैसे मैंने करना है ना इंटर, तो उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया हमें, दिया कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि कंडीशन ही गलत होगी। अगर कंडीशन दुरुस्त होती तो हमारा रिजल्ट आता है ना। अब दोबारा फिर मैं इसी को चलाता हूँ, जरा देखिएगा, new1.exe इंटर आमर एज, मैंने आमर की 22 लिखी और फिर कहता है हमारा एज, हमारा की 11 लिख दी मैंने। देखें उसने प्रिंट करवा दिया आमर इज ग्रेटर देन हमारा। देखें जैसे कंडीशन ट्रू हुई, आमर की एज अगर ज्यादा है हमारा से, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा।
अगर ये कंडीशन गलत होगी, अमारा की एज ज्यादा होगी आमर से, तो फिर वो कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट करता, क्योंकि ये स्टेटमेंट उसे डायरेक्ट बाहर ले जाती है। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में वो डायरेक्ट उसको बाहर कर देती है, ये स्किप हो जाती है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीज से सिंपल इफ के अंदर हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी स्टेटमेंट ये है कि अगर गलत भी हो जाए, ये कंडीशन गलत हो जाए, तो तब भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, देखें, यहां से बाहर निकले आप। ठीक है, इफ आमर अंडरस्कोर एज ग्रेटर देन हमारा एज, तो ये काम कर दो। अगर ये नहीं है, यानी आमर की एज ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, तो फिर क्या होगा, एल्स। एल्स क्या करो जी, ब्रेसेस के अंदर आप जाएं जी, लिख दें आप सी आउट। तो फिर ये होगा ना कि अगर हमारा की तो आमर यंगर है, आमर इज यंगर देन हमारा, देन हमारा, क्या आमर छोटा है हमारा से। जरा आप दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, 0 एरर है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, न्यू वन डॉट ई एक्स ई। अब देखें, इंटर आमरेज मैंने 22, हमारा एज 33। ठीक है, कंडीशन देखें, आमरेज यंगर देन हमारा। ठीक है, और दोबारा फिर मैं चलाता हूँ, न्यू वन डॉट ई एक्स ई, 1.exe। ठीक है, मैंने यहाँ बाई लिखा, सॉरी यहाँ एक लिख दिया, फर्क करें, तो आमर इज ग्रेटर देन हमारा। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। देखें जरा गौर से, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी और ये स्किप हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो ये स्किप हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ आप जरा फर्क करें, जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था उसके अंदर तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना था, किसी के स्किप होने की गुंजाइश ही नहीं होती थी। कंट्रोल एक दफा चल गया, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट किया, 2 को, 3 को, और एंड पे चला गया। यहाँ आपकी दो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों में से एक ने चलना है और एक ने स्किप होना है। ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाते हैं, तो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ठीक है, और ये स्किप हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो ट्रू है, और आपकी 1 स्किप हो जाएगी। यानी दो स्टेटमेंट हैं, दोनों ने एक ही वक्त में नहीं चलना, एक ने स्किप होना है, एक ने चलना है। अगर एक स्किप होगी तो दूसरी चलेगी, अगर दूसरी स्किप होगी एक ने चलना है। तो ये कंडीशन जो आपकी स्टेटमेंट थी, इसके अंदर आपने ये चीजें करनी थी, ये सारा मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, ये इफ एल्स वाला भी मैंने ठीक है, ये सारा मैंने करवा दिया कि एल्स का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप रिलेशनल ऑपरेटर तो आपने देख लिया, एक और ऑपरेटर देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एंड आर नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, एंड आर नॉट ये तो वैसे भी आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, इनको जरा टेबल देखें कि इसके अंदर आपके जो एंड और आर होते हैं, दो दो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, दोनों के लेके इसने चलना होता है। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, ठीक है, तो जो एंड है आपका वो क्या करता होता है, दोनों को फॉल्स कर देते हैं। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, यानी फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है, हम कहते हैं कि भाई अगर स्टूडेंट का जो वेट है वो 60 kg है और उसकी हाइट 6 फीट है, तो हम उसको क्रिकेट टीम के हिस्सा बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। दो कंडीशन मैंने लगा दी यहाँ पे। लॉजिकल ऑपरेटर तब ही इस्तेमाल होता है जब आपको दो कंडीशन पे काम करना होता है या दो से ज्यादा कंडीशन पे काम करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट की हाइट 6 फीट है और उसका जो ये अपना वेट 60 kg है, तो हम क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाएंगे। फर्ज करें यहाँ पे आ जाए, ये आपकी जो हाइट है, ठीक है, ये आपका वेट है। तो अगर आप स्टूडेंट की जो हाइट तो 6 फीट है, स्टूडेंट की हाइट तो 6 फीट है, ट्रू हो गया, लेकिन उसका वेट 60 kg नहीं है,
एक कंडीशन पे वो पूरा उतर रहा है, दूसरी कंडीशन पे वो पूरा नहीं उतर रहा, क्या वो क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाएंगे हम उसे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम ये कहते थे कि वो स्टूडेंट जिसकी हाइट भी हो और 6 फीट और उसका वेट भी हो तो वो क्रिकेट टीम का हिस्सा हो सकता है। तो लिहाजा वो उसकी एक कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, दूसरी पे नहीं, तो हम ये फाज हो जाएगा एंड ऑपरेटर के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि अगर स्टूडेंट जिसका जो वेट है या जिसकी हाइट 6 फीट है या उसका वजन 60 kg है, या की बात आ गई, दोनों में से एक कंडीशन का होना जरूरी है, ट्रू होना, तो वो क्रिकेट टीम के हिस्से बन सकते हैं। तो देखें, तो अगर इसमें ये तो उसकी हाइट तो है लेकिन उसका वेट नहीं है, तो अगर आर के अंदर जाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? अब देखें, दूसरी बात आ जाए कि अगर दोनों, उस स्टूडेंट की हाइट भी है और उसका वेट भी है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, तो देखें एंड के अंदर तो हम क्रिकेट टीम का हिस्सा बना लेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट का हाइट 6 फीट है और उसका वेट 50 kg है, 60 kg है, तो वो क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी वो ट्रू है, और आर के अंदर भी वो ट्रू है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो जारी बात उसको क्रिकेट टीम का, ना तो उसकी हाइट है ना उसका वेट है, तो हम क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बना सकते। ठीक है, देखें, या मैंने कहा या तो उसकी हाइट होनी चाहिए या उसका वेट होना चाहिए, दोनों चीजें नहीं है, दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स हैं। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, याद रखिएगा, एंड के अंदर अगर दोनों ट्रू होंगे तो आपका रिजल्ट ट्रू होना है, वरना आपका रिजल्ट फाल ही रहना है। और आर के अंदर दोनों ट्रू, दोनों फाल्स होंगे तो रिजल्ट फाल बनेगा, वरना रिजल्ट आपका ट्रू ही रहना है। ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। दोबारा मैं फिर रिपीट करता हूँ, एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर की हम बात करें। एंड ऑपरेटर के अंदर जब दोनों कंडीशन फाल्स होंगी तो वो रिजल्ट फाल होना है, सॉरी, जब दोनों ट्रू होंगी तो वो रिजल्ट ट्रू होना है। ठीक है, ये देखें, ये दोनों ट्रू थी तो एंड के अंदर रिजल्ट ट्रू, वरना फाल ही रहा। ठीक है, अब आर के अंदर आ जाएं। आर के अंदर जब दोनों फाल्स होंगी तो ये रिजल्ट फाल होना है, ठीक है, वरना रिजल्ट ट्रू ही रहना है। दोबारा फिर आपने अपने पास से बना के एग्जांपल्स उनको करके देखिएगा। जो तीसरा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, वो तो आपको पता ही है, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिजल्ट नॉट कर देगा, फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये एक ही एक्सप्रेशन पे काम करते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अब ये एक सिंपल प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा मजेदार प्रोग्राम है। कहते हैं एक शॉपकीपर है, वो अनाउंस करता है कि पैकेज फॉर कस्टमर के लिए कि वो 10% डिस्काउंट देगा ऑन ऑल बिल, एंड इफ बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 देन डिस्काउंट ऑफ 50%। राइट अ सी प्रोग्राम विच टेक अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द यूजर and calculate the payable amount of the applying the above discount criteria and display it on the screen। इस तरह ये देखें आप लोग इसको गौर से, बड़ा अहम प्रोग्राम है, इस तरह की ही असाइनमेंट आप लोगों को आनी है। ठीक है, आपने किसी भी बंदे ने भी सोल्यूशन पे नहीं जाना, सिर्फ आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ने में, ये प्रोग्राम आप लोगों को खुद करवाता हूँ। उधर से जो हमारे जो स्काइप का जो टाइम है वो 3 मिनट रह गया, मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा, दोबारा हम ज्वाइन हो जाएंगे। जरा सिर्फ स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे तरीके से देखें कि अ शॉपकीपर अनाउंस अ पैकेज फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए एक पैकेज अनाउंस करते हैं, क्या कहते हैं कि वो भाई डेट ही विल गिव 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बिल, कि वो तमाम बिल पे 10% डिस्काउंट देगा। एंड इफ अ बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, अगर वो बिल 5000 से ज्यादा होगा तो उसका डिस्काउंट 15% कर दिया जाएगा। यानी आप किसी भी दुकान पे चीज खरीदने जाते हैं और दुकानदार कहते हैं कि भाई आप कोई भी चीज हमसे खरीदेंगे, आपका जो भी बिल बनेगा हम उसमें 10% आपको डिस्काउंट देंगे। अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं, देखें, बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 नहीं, अगर 5000 से जायद की शॉपिंग करोगे तो आप ग्रेटर देन लेस देन की बात हो रही है, देखें। ठीक है, तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने एक प्रोग्राम लिखने हैं विच टेक अमाउंट ऑफ द बिल, जो बिल की अमाउंट लेगा फ्रॉम द यूजर, and calculate the payable amount by applying the above discount criteria and display it on the screen। ये मैं आपको दोबारा लिंक स्काइप का सेंड कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गए हैं इसमें,
ठीक है, उतनी देर आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़िएगा, और कोई भी बंदा इसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि अगर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो फिर आप लोगों की जो समझने की सलाहियत है ना, वो प्रॉब्लम देगी, क्योंकि आपके जहन में वही चीज़ नहीं है। तो अभी आप, मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको, उसको ज्वाइन करके आ जाइएगा, मैं दोबारा इसको आपको करता हूँ।